सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएस का मेंस का जो एग्जाम हुआ आज, राइट। उसमें जो इंग्लिश वाला जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था मेंस में, तो उसका जो इंग्लिश वाला जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट था बेसिकली, इसमें जो मैंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी जो फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन थे तो एज इट इज जो हमने मतलब क्लासेज में मैंने पढ़ाए होते हैं वही एज इट इज आए हैं। फॉलन आउट फ्रेज आई है, ठीक है। कई बार इसका मीनिंग पढ़ाया है यूट्यूब के ऊपर। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस रेगुलर लगाई होंगी तो उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ऐसा अगर हम देखें इसके लेवल को तो कोई ज़्यादा मतलब हम इसको टफ नहीं बोल सकते। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ये इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल जो सेक्शन था वो है बेसिकली, राइट। तो देखते चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने बोल रहा है, सवाल नंबर 1 है, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, राइट। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस को रीराइट करना था आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, मतलब अगर जरूरत है तभी उसको चेंज करना है। इफ एनी, डोंट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंसेस, मतलब अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने हैं। और इसके जो मार्क्स थे ये था टोटल जो है बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, माई सन इज गोइंग टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो ये बेसिकली आपको पता होगा आर्टिकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो यू लेटर वाली जो कंट्रीज होती हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, तो उनके साथ जो है बेसिकली क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाता है। ऑल्दो हम कंट्रीज के नेम से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं लिखते हैं, हम कभी द इंडिया नहीं बोलते, इंडिया इज माई कंट्री होता है, ठीक है। बट यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, ठीक है, ये संघ है क्योंकि, तो इनके साथ जो है बेसिकली हम क्या लगा देते हैं, वहां पे आर्टिकल द लिखा जाता है। तो इट शुड बी, इसका जो राइट आंसर है वो ऐसे बनेगा, माई सन इज गोइंग टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। सो द यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे होना था, तो एक छोटा सा यहाँ पे चेंज करके जो हमें इसको करेक्ट करना था, राइट। तो पहले का सही उत्तर बनेगा माय सन इज गोइंग टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बोल रहे सिंधु सिलेक्टेड द फर्नीचर फॉर हर मदर, सिंधु सिलेक्टेड द फर्नीचर फॉर हर मदर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिंधु सिलेक्टेड द फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल होता नहीं है। अगर हम नाउन में पढ़ते हैं तो सीनरीज, मशीनरीज, फर्नीचर्स, पोइट्रीज, वेकेशंस नहीं होता है। तो फर्नीचर में इसमें कोई एरर नहीं दिया है इसने, बिल्कुल ठीक है। और किसके लिए खरीदा है, फॉर हर मदर, उसकी मदर के लिए। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एज इट इज भी अगर आपने लिखा होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नेसेसरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर थोड़ा बदलेंगे तो स्टेटमेंट नो डाउट कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो, सिंधु सेलेक्टेड द फर्नीचर फॉर हर मदर्स हाउस, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है तो एज इट इज भी अगर आप इसको लिखोगे तो ग्रामेटिकली दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। बट इफ यू वांट टू मेक इट लिटिल बिट चेंजेस करोगे तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा कि फर्नीचर किसी कोई पर्सन जब खरीदता है तो किसके लिए खरीदता है, हाउस के लिए खरीदेगा। तो सिंधु सेलेक्टेड द फर्नीचर फॉर हर मदर्स हाउस भी हो सकता है, और ये सेंटेंस एज इट इज भी लिखा होगा तो भी ये गलत नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राणा हैज नोन सुमित सिंस 3 years। अब देखो ये सवाल बहुत ही आसान है, मतलब मुझे लगता है कि ये हर बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि देखो राणा हैज नोन सुमित, ये तो बात सही है क्योंकि नो की कॉन्टिन्यूस स्टेट होती नहीं है, राइट। नोइंग होता नहीं है कभी, एक स्टेटिव वर्ब होती है। यहाँ पे टाइम का एरर है बेसिकली, टेंस यहाँ पे हैज नो नहीं होगा, हैज बीन नोइंग मत करना, अगर किसी ने किया होगा तो गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 years एक ड्यूरेशन है, 3 years ड्यूरेशन है, तो इसके लिए जो है हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग कुछ इस तरह से यूज होता है ना, वो एग्जैक्ट टाइम को रेफर करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। जबकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, तो ईयर्स, मंथ्स, डेज, वीक्स, मिनट्स, आवर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स, इसके साथ कभी सेंस आता ही नहीं है। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, इट शुड बी फॉर 3 years। ये हल्का सा यहाँ पे चेंज होना था और ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल आपको 1 नंबर देके जाता, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 बोल रहा है, बाय द टाइम थॉमस फाउंड एन अम्ब्रेला इट स्टॉप्ड रेनिंग, राइट। मतलब जिसमें थॉमस को उसने अपना अम्ब्रेला उसको मिला तो बारिश रुक गई थी, राइट। तो इसका मतलब
यहां पे आपको एक्शन को समझना पड़ेगा। सो बाय द टाइम के साथ कभी भी स्टूडेंट्स बाय द टाइम से दो ट्रिक बनते हैं, राइट। सो बाय द टाइम के साथ जब कभी भी आपको सिंपल पास्ट टेंस पहले दिया हो, जैसे इसने फाउंड दे दिया, राइट, तो एक एक्शन जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। सो बाय द टाइम प्लस V2 आ रहा है, फाउंड यहां पे फाइंड की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो जो सेकंड एक्शन है वो जाना चाहिए था यहां पे हैड प्लस V3 में, राइट। ये है इसका पूरा ट्रिक, हैड प्लस V3। जैसे मैं बोलता हूं बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। पास्ट परफेक्ट यहां पे लेटर ऑन लगना था, तो ये जो बाद में लिखा है इसने इट स्टॉप्ड रेनिंग, ये रॉन्ग है। बेसिकली यहां पे आएगा इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक चुकी थी, मतलब जिसमें उसको अम्ब्रेला मिला तो बारिश जो है रुक चुकी थी, ठीक है। तो यहां पे जो फर्स्ट एक्शन है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन होता है दैट इज रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। तो ये इसका बेसिकली ट्रिक था, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट, आई एम अ स्टूडेंट हियर इजंट इट। मैंने आपको सो मेनी टाइम्स मैंने YouTube के ऊपर क्वेश्चन टैग भी पढ़ाया है, और क्वेश्चन टैग में ये बेसिकली एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो काफी मतलब फेवरेट रहता है एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, है ना, तो आई एम अ स्टूडेंट हेयर, मतलब मैं यहाँ पे एक विद्यार्थी हूं। अब ये स्टेटमेंट चल रही प्लस में, तो इसका जो सवाल बनेगा, टैग बनेगा, वो जाएगा माइनस में। मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर्म होता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये एक टाइप होती है क्वेश्चन टैग के अंदर। अब यहाँ पे मेनली जो बच्चे को पता होना चाहिए वो पता होनी चाहिए क्या, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, राइट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, जैसे डू नॉट की डोंट होती है, डज नॉट की डजंट होती है, हैजंट होता है, हैवंट होता है, हैडंट होता है, डिडंट होता है, तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। अब इन सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स में एम नॉट की क्या होती है भाई, मेन सवाल है यहाँ पे, इसलिए तो इसने डाला है, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर दो तीन है जो आपको पता होनी चाहिए। पीपल मस्ट नो 3 कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, जैसे विल नॉट की वॉन्ट होती है, शैल नॉट की शैंट होती है। सो एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, अगर आप बुक्स को चेक करोगे तो बुक्स में तो एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कोई बताई ही नहीं होती, बोला होता है कि एम नॉट की कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है, राइट। इज नॉट की इजंट होती है, आर नॉट की आरंट होती है, फिर एम नॉट की क्या होती है। अब नॉर्मली एम नॉट की स्पोकन इंग्लिश में सम पीपल स्पीक लाइक दिस, एंट करके एक वर्ड यूज करते हैं, बट एक गलत होता है, ठीक है। हालांकि एम नॉट की कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है, बट ये जो बेसिकली चैप्टर है क्वेश्चन टैग, इसके अंदर बोलता है कि एम नॉट को भी जो है आरंट में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पे बोला है इजंट इट। पहली बात तो स्टूडेंट की बात हो रही है तो इट तो आएगा नहीं, स्टूडेंट का जो जेंडर है वो कॉमन जेंडर है, राइट। स्टूडेंट ही भी हो सकता है, स्टूडेंट शी भी हो सकती है। अब इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर पैट्रियार्क सिस्टम है, यहाँ पे मैट्रियार्क सिस्टम तो नहीं है, ठीक है। सो इंडिया के अंदर पैट्रियार्क सिस्टम है, तो हम जब भी अजम्पशन लगाते हैं जेंडर की, हमें मेल की अजम्पशन लगानी होती है, राइट। तो यहां पे जो बनेगा दैट कुड बी आरंट ही। आई एम अ स्टूडेंट, राइट, आई एम अ स्टूडेंट, तो आरंट भी नहीं बनेगा यहां पे, ठीक है। एम नॉट के लिए क्या आएगा, इजंट ही, यहां पे बनेगा इजंट ही, राइट। वैसे तो यहां पे तो आई के साथ एम आ रहा है, लेकिन ही का जेंडर सिंगुलर है, तो ही के साथ आरंट तो नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पे इजंट ही। तो इट शुड बी इजंट ही वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आरंट नहीं होगा। वैसे आपको बता दिया कि एम नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो आरंट होती है, क्योंकि यहां पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, इजंट ही। क्या वो नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूं तो क्या मैं नहीं हूं, राइट। तो यहां पे ही भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट हमारा आए है, तो ये बनेगा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये आरंट आए बनेगा, घुमाया है इसने, ठीक है। ये बनेगा आरंट आए, ये बनेगा राइट क्वेश्चन टैग यहां पे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां पे प्रोनाउन आए दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ हम आरंट आए ही लिखेंगे, इजंट भी नहीं लिखेंगे, सॉरी, राइट। यहां पे बनेगा आरंट आए, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी पार्ट इसका ऐसे था, डू एज डायरेक्टेड। अब यहां बोला है इसने, नरेशन है ये, अब अलग अलग तरह से, अभी कोई ऑल दो से बनाओ सेंटेंस, आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया है। पूरा आर यू कमिंग होम विद मी टुडे, आर यू कमिंग होम विद मी टुडे, राइट, क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड हर। अब इसको बोला है कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब यहां पे आप जानते हैं कि आर से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है, राइट। जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, सो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ड्रॉप करके हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह इफ और वेदर लिखते हैं। अब इसने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में दे रहे,
ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, ये बनेगा he asked her if she was coming home with him that day, राइट। टुडे का क्या बन जाएगा भाई, टुडे का क्या बनेगा, दैट डे। और पर्सन आपको पता है इसके अंदर चेंज होते हैं, तो आप जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ड्रॉप करके इसकी जगह आप इफ भी लिख सकते हो, इफ इसकी जगह पे आप वेदर भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ और वेदर इसमें दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो बनेगा ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज कमिंग होम विद हिम दैट डे, ये इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट सेकंड बोल रहा है ही कुड राइट इट इन अ डे, टर्न इनटू पैसिव, इसको बदलना था आपको पैसिव वॉइस में, ही कुड राइट इट इन अ डे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुड आ रहा है मॉडल, ठीक है, ये मॉडल वाली टाइप का एक सवाल है, तो इट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इट को पहले यहाँ पे हमें पिक करना था, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इट कुड बी रिटन इन अ डे टाइम, इन अ डे बाय हिम। इट कुड बी, क्योंकि मॉडल के साथ हम सिर्फ पैसिव वॉइस में बी को पुट करते हैं, मे के साथ मे बी, कैन के साथ कैन बी, कैन का यहाँ पे कुड नहीं बनता, वो नरेशन के अंदर होता है, तो मॉडल सिर्फ अपने साथ बी लेके थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है वॉइस के अंदर। सो इट कुड बी रिटन इन अ डे, इन अ डे बाय हिम, बाय हिम लेटर सबसे एंड में जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे दिया है, इसने क्या किया, इट कुड ही कुड राइट इट इन अ डे, सो इट कुड बी रिटन इन अ डे बाय हिम, इट कुड बी रिटन इन अ डे बाय हिम, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है जी। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है मीरा हैज अ सिक कैट, इट वॉज द रीजन शी वॉज लेट। मीरा हैज अ सिक कैट, इट वॉज द रीजन शी वॉज लेट, तो बोला है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद दैट। अच्छा, इसमें आगे कहीं पे भी इस वाक्य में दैट नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना था, ठीक है, आपको शुरू करना था इसको बेसिकली दैट से। तो कैसे बन जाएगा, मीरा हैज अ सिक कैट, इट वॉज द रीजन शी वॉज लेट, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, दैट वॉज द रीजन मीरा वॉज लेट, शी हैज अ सिक कैट, ठीक है, दैट वॉज द रीजन मीरा वॉज लेट, शी हैज अ सिक कैट, ठीक है, मतलब ये रीजन था कि उसके पास जो है सिक कैट है। तो दैट से जब ये कन्वर्ट होगा ना, तो ये इस तरह से बनेगा, मीरा हैज अ सिक कैट, इट वॉज द रीजन शी वॉज लेट। यहां पे देखो इसने प्रेजेंट दिया है पोजेशन के लिए, कैट उसके पास है तो हैज लगा रहा मेन वर्ब के तौर पे, इट वॉज द रीजन शी वॉज लेट, सो दैट वॉज द रीजन मीरा वॉज लेट, शी हैज अ सिक कैट। कनेक्टर इसके अंदर हमें से नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ ये बोला गया था, आपको ये बोला गया था कि इसको स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद बिगिनिंग विद दैट के साथ, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट बोले जॉय फेल ऑफ अ हॉर्स लास्ट ईयर एंड ब्रोक हिज आर्म, ही गोज राइडिंग एवरी डे। अब इसको बोल रहा है कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद ऑल्दो, राइट। अब ऑल्दो के साथ कनेक्टर के साथ बोल रहा है कि इसको स्टेटमेंट को ऑल्दो कंजंक्शन से आप शुरू करते हुए इसको बदलो, ठीक है, चेंज करके बताओ। सो जॉय फेल ऑफ अ हॉर्स लास्ट ईयर, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, लास्ट ईयर के साथ सिंपल पास्ट लिखा जाता है, इसलिए फेल ऑफ लिखा है इसने, एंड ब्रोक हिज आर्म, ही गोज राइडिंग एवरी डे। अगली स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रहा है कि डेली वो जाता है राइडिंग करने के लिए, तो कैसे बन जाएगा, ऑल्दो जॉय फेल ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रोक हिज आर्म लास्ट ईयर। अब ऑल्दो के साथ अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ऑल्दो के साथ तो कंजंक्शन यट आता है, ऑल्दो के साथ तो कंजंक्शन यट भी लगता है, तो इस सेंटेंस में तो आपने यट कहीं लिखा नहीं, तो ये बात आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर ऑल्दो के साथ यट ना हो और मिडल में कहीं कॉमा हो तो समझ आना हो कॉमा भी यट ही होता है। तो ऑल्दो के दो पेयर होते हैं, ऑल्दो कैन टेक यट, ऑल्दो कैन टेक पंक्चुएशन कॉमा, राइट, तो कॉमा भी यट ही होता है, तो इसलिए यहां पे कॉमा लगा रहे हैं, वहीं से यट ही है, ठीक है। ऑल्दो जॉय फेल ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रोक हिज आर्म लास्ट ईयर, हालांकि मतलब वो पिछले साल गिरा था, ठीक है, फिर भी वो डेली मतलब जाता है, फिर भी वो राइडिंग करने फिर भी जाता है, राइट। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनना था आपका। नेक्स्ट, यस आई लाइक होममेड डेजर्ट्स, राइट, स्पीकर बोल रहा है यस आई लाइक होममेड डेजर्ट्स, राइट, तो मैं होममेड जो मतलब जो कुछ स्वीट डिशेज होती हैं मैं उनको पसंद करता हूं। बोल रहा है इसको नेगेटिव क्वेश्चन में बना के दिखाओ, मतलब आपको इसको नेगेशन में भी कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नेगेटिव अलोंग विद क्वेश्चन भी बनाना है आपको, राइट। तो कैसे बनता, आई लाइक का आई डोंट लाइक हो जाएगा, यू डोंट इंजॉय होममेड डेजर्ट, डू यू, राइट। स्पीकर ने बोला आए, तो मतलब फिर वो लिसनर के लिए यू यूज करेगा ना आगे से, ठीक है। जब इसका क्वेश्चन फॉर्म होगा तो कैसे, पहले बंदे ने ऐसे बोलोगा यू डोंट एंजॉय होममेड डेजर्ट्स,
डू यू, सवाल किया पर्सन ने, मतलब पहले ये क्वेश्चन पुट हुआ होगा कि मैं स्पीकर हूं तो मैं आए हूं, तुम लिसनर हो तो तुम यू हुए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपके लिए तो मैं यू ही यूज करूंगा ना पहले। यू डोंट एंजॉय होममेड डिजर्ट्स, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं डू यू, क्या तुम करते हो? अच्छा, फिर आप लिसनर हो, आपने फिर ये आंसर दिया यस आई लाइक होममेड डिजर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव क्वेश्चन कुछ इस तरह से जाना था, राइट। आगे हम देख लेते हैं। बोल रहा पिया टुक अ वॉक इन द पार्क 20 मिनट्स लेटर शी टुक अ नैप, राइट। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना था भाई, ये कैसे बनना था? पिया टुक अ वॉक इन द पार्क 20 मिनट्स लेटर शी टुक अ नैप। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट लॉन्ग आफ्टर एट द बिगिनिंग। तो जैसे पीछे एक सेंटेंस में दैट से हमें स्टार्ट करना था, एज ए स्टार्टर हमें कंजंक्शन दैट को लेके आना था पहले, इसमें लेके आना है नॉट लॉन्ग आफ्टर से सेंटेंस शुरू होगा और ये आपको कंप्लीट करना था। सो पिया टुक अ वॉक इन द पार्क 20 मिनट्स लेटर शी टुक अ नैप, ठीक है। पहले उसने वॉक करी, 20 मिनट के बाद बोल रहा है उसने नैप ली। तो ये बनना था ऐसे, नॉट लॉन्ग आफ्टर टेकिंग अ वॉक इन द पार्क, ठीक है। तो ये जो 20 मिनट्स लेटर है ये नहीं आएगा। नॉट लॉन्ग आफ्टर मतलब ज्यादा लंबा नहीं हो उसने वॉक करी, आफ्टर टेकिंग अ वॉक इन द पार्क पिया टुक अ नैप। तो ये सेंटेंस इस तरह से आपका जो है कन्वर्ट होना था, नॉट लॉन्ग आफ्टर से, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा आई विश आई डैश द हाउस 5 मिनट्स अर्लियर, आई मिस्ड माई बस। अब इसमें आपको करना था कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। लीव वर्ब को आपको उस ब्लैंक आई विश आई के बाद जो ब्लैंक लगा है वहां पे लीव वर्ब का आपको सही से यूज करना था। कंडीशनल स्टेटमेंट है, आई विश इमेजिनेशन कर रहा है कि काश मैंने 5 मिनट पहले घर छोड़ दिया होता तो शायद मतलब मैं मेरी बस मिस हो गई, ठीक है, आई मिस माई बस, ठीक है। तो स्पीकर ऐसे बोल रहा है, तो ये बनेगा आई विश आई हैड लेफ्ट, लीव का लेफ्ट जाएगा। यहां टेंस मांग रहा है आपसे कि कौन सा टेंस यहां पे लगेगा, तो ये बनेगा आई विश आई हैड लेफ्ट द हाउस 5 मिनट्स अर्लियर, ठीक है। अब मैंने 5 मिनट पहले छोड़ दिया होता तो यहां पे आएगा हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, डिड यू एंजॉय द ओपेरा? डैश वॉजंट वेरी गुड बट आई लव्ड द कॉस्ट्यूम्स। यहां पे आपको ब्लैंक था, ठीक है, और इस सेंटेंस में पूछा क्या है आपसे, कंप्लीट द आंसर टू द क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपको यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ होते हैं, ठीक है। इसका बोल रहा है आंसर भी देना है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर, सवाल बोला है डिड यू एंजॉय द ओपेरा, ठीक है, कि क्या तुमने ओपेरा को एंजॉय किया, ठीक है। फिर वहां पे बोल रहा है कि आपको आंसर भी देना है और आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज भी करके बताना है। ग्रामर का निचोड़ और कुछ भी नहीं है। आई वॉजंट वेरी गुड, आई वॉजंट वेरी गुड, ठीक है, ये बेसिकली आई नहीं होगा यहां पे, ठीक है। यहां बोला है डैश वॉजंट वेरी गुड, तो ये होना चाहिए था इट हो गए। इट वॉजंट वेरी गुड बट आई लव्ड द कॉस्ट्यूम्स, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। ये ऐसे बनना था, इट वॉजंट वेरी गुड, आप आंसर दे रहे हो डिड यू एंजॉय द opera, so it wasn't very good but I loved costumes, I loved the costumes and I really enjoyed। reflexive pronoun हमने I के लिए क्या लगा दिया भाई, यहां पे myself लगा दिया, right, so I really enjoyed myself, ऐसे बनना था। next बोल रहा है one of the two is mine and another या the other is yours। अब ये आपका डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट है, द अदर होता है, एक अनदर होता है, राइट। द अदर, आर्टिकल द जो है अदर के साथ तब लगता है स्टूडेंट्स जब कोई डेफिनेट बात होती है। जैसे मान लो 2 रोड है ये, है ना, अब मैं कैसे बोलूंगा भाई, मान लो एक कार, एक रोड मतलब 2 वे है, तो एक कार इधर से आ रही है, ठीक है, एक कार इधर से जा रही है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अ कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड या अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो द अदर हम तब लगाते हैं जब हमें पता है कि रोड होता है उसकी 2 ही साइड्स होती हैं, है ना, तो ऑब्वियस है वो एक डेफिनेट चीज आ गई। आर्टिकल द तब लगता है, ठीक है, जब हमें पता होता है कि अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड हिट माइन, ठीक है, कि उसने मेरी कार को टक्कर मार दी। अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, यहां पे अनदर नहीं आएगा। अनदर जो होता है वो एन प्लस अदर होता है, वो एन प्लस अदर होता है, राइट। जबकि द अदर जो होता है आर्टिकल, ठीक है, या डिटर्मिनर इसको हम बोलते हैं, द अदर ये लगता है डेफिनेट चीज के साथ। तो यहां पे वन ऑफ द टू इज माइन, वन ऑफ द टू मतलब 2 में से एक, 2 में से एक तो बोल रहा है मेरी है,
ठीक है, कोई भी चीज मेंशन नहीं कर रहा क्या है, वन ऑफ द टू, दो में से एक मेरी है, एंड द अदर, अब यहां पे आंसर आना था द अदर, क्योंकि चीजें उसने दो ही बताई हैं, दो ही बताई हैं तो मतलब डेफिनेट है, दो में से एक मेरी है तो ऑब्वियस है दूसरी आपकी हुई ना फिर, ठीक है। तो द अदर ऐसे लगता है जब हमें पता होता है कि दो ही चीजें हैं, राइट। सो वन ऑफ द टू इज माइन, एक उसमें से दो में से मेरी है, एक चीज आपकी है। सो वन ऑफ द टू इज माइन एंड द अदर इज योर्स, और जो दूसरी है वो तुम्हारी है, क्योंकि चीजें इसमें दो ही बता रहा, इसलिए आंसर इसका ये बनना था। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल फ्लॉक्स ऑफ गूज गीज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। अब आपको यहां पे बताना था फ्लॉक्स ऑफ गूज होता है या फ्लॉक्स ऑफ गीज होता है फ्लाइंग इन द स्काई, तो फ्लॉक्स ऑफ गीज होता है जी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, यहां पे गीज आना था। नेक्स्ट, fill in the blanks to complete the sentences, Savita is the dash of all my friends, childish। अब ये जो वर्ड यहां ब्रैकेट में दिया है, बोल रहा fill up the blank with the right form of the word given in bracket, क्या यहां पे सीधा ऐसे ही बोला जाता, सविता इज द चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, राइट। तो आपसे यहां पे बेसिकली आपसे इस वर्ड की बिल्कुल सही करेक्ट फॉर्म भरने को बोल रहा है कि चाइल्डिश को क्या हम कैसे पुट करेंगे इस सेंटेंस में, ताकि इसका ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर और लॉजिकली जो स्ट्रक्चर है वो सही होगा। तो ये बनेगा मोस्ट चाइल्डिश, सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो आपको पता होगा जब भी हम कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में करते हैं, सो देयर वी हैव टू ऑलवेज यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब चाइल्डिश की डिग्री आपको पता होती है यहाँ पे, तो शायद आपका आंसर आपने हो सकता है आपने सही किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। सो सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, दिस कुड बी द राइट आंसर ग्रामेटिकली। नेक्स्ट, केशव रिपेयर्ड द क्लॉक, कंप्लीट द सेंटेंस विद द क्वेश्चन टैग। अब सबसे पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करो, केशव से लेके क्लॉक तक स्टेटमेंट प्लस में चल रही है और टेंस चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट, V2 आ रहा है, ठीक है। सो आई वेंट टू मार्केट का नेगेटिव क्या होता है, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। सो व्हेनेवर द स्टेटमेंट वुड बी पॉजिटिव वी हैव टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जब रिपेयर्ड V2 पास्ट में चल रहा है तो एंड में डिंट में टैग जाएगा, तो टैग बनेगा डिंट ही, केशव यहाँ पे सिंगुलर है, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन यूज नहीं होते, केशव का नाम यूज नहीं करेंगे, केशव इज अ नाउन, राइट। तो नाउन्स कैन नेवर बी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग, उसकी जगह रिप्लेस मारते हैं प्रनाउन को, इसलिए वहां पे ही लिखा, केशव नहीं लिखा, सो डिडंट ही वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिज डैश वर्ड्स हेल्प्ड मी अ लॉट। अब सेम जैसे इसमें आपने पीछे चाइल्डिश को पुट करा, ठीक है, मतलब चाइल्डिश वर्ड को पुट करा, उसी तरह से आपको एनकरेज वर्ड को यहां पे यूज करना है, हिज डैश वर्ड्स हेल्प्ड मी अ लॉट। सो हिज एनकरेज वर्ड्स या एनकरेजिंग वर्ड्स क्या होना चाहिए, सो हिज एनकरेजिंग वर्ड्स हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल के थे, मतलब ये तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे के रॉन्ग नहीं हुए होंगे, जैसे ये कुछ सवाल बहुत ही मतलब ईजी थे, मतलब इस लेवल पे अगर एचपीएस की बात करें तो बच्चों का लेवल है, कुछ बच्चे बड़ी अच्छी इंग्लिश है कुछ स्टूडेंट्स की, तो हिज एनकरेजिंग वर्ड्स होगा, ऑब्वियस है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। आशा लव्स मैंगोज, डैश वी टेक सम फॉर हर, शैल और विल का यूज करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन भी है, शैल वी टेक सम फॉर हर या विल वी टेक सम फॉर हर। अब जिसको ग्रामेटिकली पता है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हमेशा ही शैल लगता है, राइट। तो शैल वी स्टार्ट नाउ जैसे लोग बोलते हैं, तो यहां पे आ जाएगा सिंपली शैल वी टेक सम फॉर हर, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना था, शैल को पुट करना था, वी के साथ शैल आता है। नेक्स्ट, ही हैज डैश a wonderful idea for the picnic, come into, come by, come up with, phrasal verb मांग रहा है आपसे, यहां पे कौन सी पुट होनी थी, fill in the blank with the correct phrasal verb given in the bracket, right। तो कम इनटू कम बाय नहीं होगा स्टूडेंट्स, कम अप विद आएगा, कम अप विद होता है बेसिकली, ही हैज कम अप विद अ वंडरफुल आइडिया फॉर द पिकनिक, ठीक है, मतलब उसके दिमाग में, मतलब उसके माइंड में एकदम से आइडिया आया, सो कम अप विद, ठीक है, अचानक से हम बोल सकते हैं ही हैज कम अप विद अ वंडरफुल आइडिया फॉर द पिकनिक, ठीक है, तो मतलब एक अच्छे आइडिया को लेके आया हो, तो कम अप विद यहाँ पे राइट बनेगा। डू एज डायरेक्टेड, गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक यूज ऑफ इट इन अ सेंटेंस। पहली बात तो आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड देना था, उसके बाद फिर आपको जो है मतलब इसका मीनिंग बता के इसका सेंटेंस भी फॉर्म करना था, तो इनको तो जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक्सऑर्बिटेंट, तो इसका सिमिलर होता है बेसिकली
एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीले इंसान को बोलते हैं। टू मेक अ होल इन द पॉकेट, इसके ऊपर इडियम होता है। बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स भी इसके ऊपर, जो मनी स्पेंड क्विकली करते हैं लोग, ठीक है। तो एग्जांपल बोल रहा है द एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसेस एट द न्यू रेस्टोरेंट डेटर्ड मेनी लोकल्स फ्रॉम, मतलब रोकना, फ्रॉम डाइनिंग देयर रेगुलरली, ठीक है। तो मतलब वहां पे जाने से उनको रोका, क्योंकि काफी मतलब एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसेस थे उस रेस्टोरेंट के, न्यूली कोई नया रेस्टोरेंट खुला होगा, ऐसे इसका एग्जांपल हमने बना दिया। नेक्स्ट, डिटेस्टेबल, ठीक है। डिटेस्टेबल का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, डिटेस्ट करना होता है किसी से बहुत ज्यादा। एबोमिनेबल था शायद इसका वर्ड, एबोमिनेबल इसका वर्ड था, और इसका जो सिमिलर होगा वो होगा डिटेस्टेबल, एबोमिनेबल, ठीक है। एबल लग रहा है तो डिटेस्टेबल इसका सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब नफरत करना होता है। द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द विलेन in the movie was so detestable that the audience couldn't help but boo during his scenes, ठीक है। तो मतलब नफरत सी करना, हेट करना, ठीक है, बू करना, उसको भी यही बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर एग्जाम्पल था, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट वर्ड था प्रेगमेटिक। तो प्रेगमेटिक का जो सिमिलर होता है वो होता है प्रैक्टिकल, राइट। तो फिर यहां पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हर प्रेगमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्ड द टीम ओवरकम न्यूमरस चैलेंजेस एफिशिएंटली। तो हो सकता है, अब जैसा मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ, तो आपने किसी और वे में बताया होगा। तो प्रेगमेटिक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, प्रैक्टिकल होता है। एग्जाम्पल्स आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बना होगा तो आपको नंबर यहाँ पे पूरा मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद आइसोलेशन, ठीक है। तो आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ सोशल एंगेजमेंट्स शी फाउंड पीस इन द आइसोलेशन ऑफ हर क्वाइट कैबन इन द वुड्स, वुड्स इज टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये था बेसिकली, आइसोलेशन करके भी था, एक सिमिलर बनना था, ठीक है। तो डेसोलेट था आई थिंक, वर्ड देख लेना, उसका सिमिलर आइसोलेशन है। उसके बाद बोल रहा है ऑपोजिट देना है आपको, है ना। गिव एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक यूज ऑफ इट इन अ सेंटेंस। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मीनिंग होता है अननेसेसरी, अनइंपॉर्टेंट। अ थिंग विच हैज बिकम सो कॉमन एंड देयरफॉर बोरिंग, कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी कॉमन सी बन गई है और आपको बोर कर रही है। अब हमें इसका देना है ऑपोजिट, तो ऑब्वियस ऑपोजिट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसका। सो द रिसर्च प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस वाज सिग्निफिकेंट, शेडिंग लाइट ऑन क्रिटिकल इश्यूज इन क्लाइमेट चेंज। इसको इस तरह से हमने एग्जांपल में यूज कर लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट था सीरीन का ऑपोजिट। सीरीन भी बेसिकली शांति को ही बोलते हैं, पीस को बोल देते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट होना था दैट वुड बी चियोटिक, राइट। तो चियोटिक इसका राइट ऑपोजिट था। द पीसफुल आफ्टरनून क्विकली टर्न्ड चियोटिक एज द स्टॉर्म रोल्ड इन, रैटलिंग विंडोज एंड सेंडिंग एवरीवन स्कोरिंग इनडोर्स, राइट। तो ये हमने इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर लिया। उसके बाद एनुअल, पेरिनियल, पेरिनियल वर्ड था, पेरिनियल का जो ऑपोजिट होता है दैट वुड बी एनुअल। सो अनलाइक पेरिनियल फ्लावर्स दैट ब्लूम ईयर आफ्टर ईयर, जो हर साल आता है उसको पेरिनियल बोलते हैं, ईयर वाइज, ईयर आफ्टर ईयर। सो एनुअली मतलब जो आता है उसको एनुअल, इसका ऑपोजिट होता है। एनुअल्स नीड टू बी रिप्लांटेड ईच स्प्रिंग। ये हम एग्जांपल कुछ इस तरह से बन गया। नेक्स्ट, द एंटोनिम्स फॉर फ्रूगल इज एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब दो आंसर थे। एक्सॉर्बिटेंट का सिमिलर था एक्स्ट्रावेगेंट, और फ्रूगल का ऑपोजिट एक्स्ट्रावेगेंट होता है। फ्रूगल होता है जो बड़ा चीप होता है, सस्ता होता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला हो जाएगा। हर एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग ऑन डिजाइनर क्लोथ्स लेफ्ट हर विद लिटिल सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये आपको ये थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। सो फॉल आउट या फॉलन आउट का मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो जाना, क्वारल हो जाना। जैसे मैं बोलूंगा ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, आप इस एग्जांपल को भी लिख सकते हो, ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ उसका आर्गुमेंट हो गया, झगड़ा हो गया। हालांकि यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा और बड़ा सा बनाया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेकंड था लुक इनटू, बहुत ही आसान सी फ्रेज थी। लुक इनटू मतलब टू इन्वेस्टिगेट करना होता है, छानबीन करना होता है। द पुलिस मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, या द पुलिस मस्ट लुक इनटू दिस कंप्लेंट, राइट। थर्ड जो था इन्स एंड आउट्स था, इसका मतलब क्लियरली होता है। इन्स एंड आउट्स मींस क्लियरली होता है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू जॉब आई स्पेंट सम टाइम लर्निंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कंपनीज प्रोसीजर्स टू एंश्योर आई वुड फिट इन स्मूथली, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल आप फॉर्म कर सकते हो सकता है आपने कुछ और बनाया हो सेंटेंस, बट मीनिंग वाइज आपका सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होना चाहिए, जो उस वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग जा रहा है, राइट। बरी द हैचेट, सभी को पता होता है
दुश्मनी को खत्म कर देना, पुरानी जो हमारी कोई खुन्नस होती है, ग्रजेस होते हैं, समटाइम्स हम उनको भुला देते हैं, खत्म कर देना। to end enmity. After years of conflict, the two friends finally decided to bury the hatchet and put their differences aside. मतलब जो भी थे differences वो उन्होंने साइड में रख दिए और उन्होंने अपनी मतलब दोबारा से मित्रता कर ली, राइट? उसको बोलते हैं bury the hatchet, ठीक है? Give one word substitutions for the following expressions and use it in a sentence. ठीक है? एग्जाम्पल भी आप बना सकते थे। A person who pretends to be someone he is not. ठीक है? जो बहाना करता है to be someone he is not, मतलब कई बार इंसान कर लेता है कुछ, फिर वो मना करने लग जाता है, वो प्रिटेंड करता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ऐसे इंसान को बोलते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया होता है, ये चीटर होता है, बहरूपिया, इम्पोस्टर। दैट विच इज नॉट इन यूज एनीमोर, मतलब जो चीज यूज में ही नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, है ना? आपको पता है ऑब्सोलीट चीज होती है जो यूज में नहीं होती। अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी को आइटिनरेंट बोलते हैं, आइटिनररी भी बोल सकते हो, आइटिनरेंट भी बोलते हैं। प्लान्ड जर्नी इज कॉल्ड आइटिनररी, राइट? एंड वन हु इज नेवर रॉन्ग, इनफॉलिएबल बोलते हैं। इनके सबके आंसर मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। इम्पोस्टर, ऑब्सोलीट, आइटिनररी या आइटिनरेंट और इनफॉलिएबल, ये इनके उत्तर हैं, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वो फिर कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, एक अडेप्ट होता है, एक अडेप्ट होता है। अडेप्ट इज टू एडजस्ट होता है, अडेप्ट अपने वर्क में स्किलफुल होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रोहन इज अडेप्ट इन डांसिंग, ठीक है? रोहन इज अडेप्ट इन डांसिंग, राइट? टू थ्राइव इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट इट इज एसेंशियल टू अडेप्ट क्विकली। मतलब जिस तरह से मतलब चेंज, एनवायरमेंट चेंज होता है तो इंसान को भी क्या होना चाहिए, एडजस्ट, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको बदलना चाहिए। नेक्स्ट, इवोक, इलिसिट का मतलब होता है इवोक करना, उजागर करना, ड्रॉ आउट करना किसी चीज को। और इलिसिट ड्रग्स, ये इलिसिट जो है गैर कानूनी होता है। इसको मैंने दोनों वर्ड्स को एक ही एग्जांपल में यहाँ यूज कर लिया, आप पढ़ सकते हैं। टू द डिटेक्टिव एम टू इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलिसिट एक्टिविटीज हैपनिंग इन द अंडरग्राउंड क्लब। हालांकि एग्जाम में आपको एक सेंटेंस में दोनों यूज नहीं करने थे, ठीक है? आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बनाने थे, इलिसिट के ऊपर और इलिसिट के ऊपर, ठीक है? तो फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, वो इलिसिट होता है, ठीक है? और ये गैर कानूनी, इसको इलिसिट ड्रग्स, इलिसिट सेक्स ऐसे बोल देते हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, ये बड़ा पेयर आपका एक नंबर देने वाला था। ये इमिनेंट होता है, जो चीज होने ही वाली होती है, जैसे हिज मैरिज इज लाइकली टू हैपन सून या हिज मैरिज इज इमिनेंट, राइट? तो एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, द मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इमिनेंट, लाइकली टू हैपन सून। और ही इज एन एमिनेंट राइटर, शी इज एन एमिनेंट डांसर, रिनाउंड, फेमस, पॉपुलर, ये बड़ा कॉमन सा पेयर था, आता होगा सभी को। नेक्स्ट, एक जेस्ट होता है, जे वाला, इसका मतलब होता है अ थिंग, मतलब कुछ भी ऐसा बोल देना मजाक मजाक में, ठीक है? और जोक टाइप, ठीक है? तो एग्जांपल बोल रहा है, ऑल्दो ही इंटेंडेड टू जेस्ट विद हिज फ्रेंड्स, मतलब वो जोक सा उसने करा। हिज कमेंट्स वर टेकन सीरियसली एंड कॉज्ड अनइंटेंडेड ऑफेंस, मतलब उसके जो कमेंट्स थे, उसने हालांकि जोक ही किया था, जोक मारा होगा, ठीक है? लेकिन उसके जो कमेंट्स थे उनको थोड़ा सीरियसली वहां पे लिया गया और उसको अपराध माना गया। तो अ थिंग सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट, और ये जील से ही बनता है, एक ZEAL करके जील होता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, राइट? सो ग्रेट एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। सो they campaigned with just and intelligence, she had a great zest for life। तो दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यही था आपका एग्जाम, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन था इसका। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो था वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रामर के लिए आप जो है थोड़ा इसको देख सकते हैं कि कितना अगर आप इसमें एक्यूरेसी दी है आपने। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू।